ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। ये स्याही पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से लिखती गई है, जिसमें मोरूसी सियासत का बहुत ही बुरा किरदार है। मोरूसी सियासत वैसे कोई नई बात नहीं है। माजी में भी राजा महाराजा अपने बेटे बेटियों को या दूसरे जो रिश्तेदार थे उनको पावर में लाने के लिए बड़ी कोशिश करते थे और उनकी मदद करते थे। लेकिन पाकिस्तान में जो मोरूसी सियासत है उसका बड़ा ही बुरा किरदार है, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान का अनदेखा दुश्मन या खुला दुश्मन कहा जाता है। मोरूसी सियासत की वजह से चंद खानदानों ने पाकिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा जमा कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान बना था, कुछ अर्सा बाद 22 खानदानों ने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया था, जिसमें उनको डिक्टेटर्स की भी बड़ी सपोर्ट हासिल थी। मौजूदा दौर में भी दो बड़ी फैमिलीज या खानदान हैं जिनका पाकिस्तान में बड़ा ही असर रसूख है और सियासत के ऊपर बाकायदा कब्जा है। एक है भुट्टो फैमिली, दूसरी है शरीफ फैमिली। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भुट्टो खानदान का पूरा कंट्रोल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर शरीफ फैमिली का पूरा कंट्रोल है, जिनकी तीसरी नस्ल भी सियासत में है। अगर पाकिस्तान की मोरूसी सियासत को तारीख की गहराई में जाना जाए तो पता चलता है कि इसने माजी में भी बड़ा ही बुरा किरदार अदा किया है। डॉन हेरोल्ड की मोरूसी सियासत के हवाले से एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 1971 से लेकर 2013 तक 9 असेंबलीज ने जो मुख्तलिफ टर्म्स कंप्लीट किए, उसमें कितने खानदान डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जरिए आए थे उसमें बड़ी गहराई में बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 597 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने 9 टर्म्स में जो 7600 सीटें दी टोटल प्रोविंशियल, फीडरल या सेनेट की, उसमें से 3300 सीटें ली थी, यानी कि 44% के ऊपर इन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोरूसी सियासत का किस हद तक पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा गरीब ही बनेगा। इस 597 फैमिलीज़ को अगर बड़ी गहराई में जाना जाए तो इससे 379 जो फैमिलीज़ हैं वो पंजाब से हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं पंजाब से हैं। दूसरी लेवल पर है सिंध, वहाँ से 110 फैमिलीज़ हैं जो कि मोरूसी सियासत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। उसके बाद हैं 56 फैमिलीज़ खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 45 फैमिलीज़ जो हैं बलोचिस्तान से हैं, जबकि 7 फैमिलीज़ फाटा से हैं। उस वक्त जो फाटा था वो केपीके का हिस्सा नहीं था। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप बड़ी गहराई में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो पाकिस्तान की 4 बड़ी पार्टीज़ हैं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और पीपीपी, इनमें जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो मोरूसी सियासत के ज़रिए आए हैं या जिनका पीछे बहुत बड़ा असर रसूख है और जिसकी वजह से ये लोग पार्टी में अपना किरदार अदा करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जैसा कि इन फ्यूडल आर्ट्स का 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो बहुत ज़्यादा मसले भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला जुड़ा है कि अक्सर तौर पे जो पार्टी वर्कर्स होते हैं उन्हें टिकट्स नहीं मिलती। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये देखती हैं कि किसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसका बहुत ज़्यादा पावर है। अक्सर तौर पर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों को बड़ी सपोर्ट देते हैं और इन पार्टीज़ में उनको सीट्स मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्टी से बड़ी आसानी से सीट ले सकते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आम वर्कर्स होते हैं उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं। पैसे कम होने की वजह से और कम रेफरेंस होने की वजह से उन्हें पार्टी की टिकट नहीं मिलती मैन मौके के ऊपर, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन पाते। ये जो 4 बड़ी पार्टीज़ हैं, अगर आप इनके ऊपर बड़ी गहराई में नज़र डालें तो इनके पास अक्सर जो लोग हैं वो मोरूसी सियासत वाले लोग ही हैं। 2018 में पीटीआई के ऊपर एक हद से ज़्यादा तनकीद शुरू हुई थी, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि पीटीआई ने 90% सीट्स अपने वर्कर्स को छोड़ के दूसरे लोगों को दी है, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वडेरे थे या वो बिजनेसमैन थे, जबकि 10% सीट्स जो थी बड़ी मुश्किल से पार्टी वर्कर्स को मिली थी। उसके बाद तो लोगों ने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि पीटीआई भी एक आम आदमी की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। यही एक सबसे बड़ा मसला है पॉलिटिकल पार्टीज़ का पाकिस्तान में कि जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हें ये पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती हैं और फिर वो चाहते हैं कि आसानी से वो पावर में आ जाएं और हुकूमत बना लें। इसके अलावा अगर ये भी देखा जाए कि जो मोरूसी सियासत है उसने डेमोक्रेसी को किस तरह तबाह किया है, जैसे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की हुकूमत लोगों के लिए लोगों की तरफ से। लेकिन हकीकत में ये जो पावर है मोरूसी सियासत की वजह से चंद हाथों में रह जाती है।
اور اس کا جو اثر ہے پوری اکانومی اور عوام کے اوپر بہت برا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی اور بھی کمزور ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چند لوگ، چند خاندان جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی باتیں منواتے ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت اور بھی کمزور ہوتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتی۔ اسی کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ موروثی سیاست جو ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اسے ڈیموکریسی کا اندیکھا یا کھلا دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ 2022 میں پنجاب کی اسمبلی میں مختلف قسم کے ہنگامے ہوئے تھے، جس میں لوگ ایک دوسرے کی بڑی تذلیل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو لوٹے دکھا رہے تھے۔ اس میں موروثی سیاست کا بھی کافی حد تک ہاتھ ہے کہ یہ لوگ اتنی عجیب حرکتیں کر رہے تھے اسمبلی میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اکا دکا عام یا غریب بندہ یا مڈل کلاس کا بندہ بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی مثال بھی دی جاتی ہے ایک تھری عورت کی، جس کا نام ہے کرشنا کوہلی۔ کرشنا کوہلی اس وقت ایک مڈل کلاس سے واسطہ رکھتی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں سینیٹر کی سیٹ دی، اور پھر وہ سینیٹر بن گئی۔ سینیٹر بنتے ہی محترمہ کی سوچ پتہ نہیں نیکسٹ لیول پہ چلی گئی۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، تو محترمہ سیلاب دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے اوپر چلی گئی اور وہاں سے معائنہ کر رہی تھی کہ سیلاب نے کتنی زیادہ تباہی مچائی ہے۔ ایک لڑکی جو بڑی مشکل سے مڈل کلاس میں شمار ہوتی ہے، سینیٹر بننے کے بعد اس کی سوچ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے پہنچی، اور اس نے ایسی چیزوں کو ایسے ہی نظر انداز کر لیا کہ عام لوگوں کو وہ نظر انداز کرتے تھے۔ بھلے ہی ایک عام بندہ مڈل کلاس یا لوور کلاس کا بندہ پولیٹکس میں چلا جائے، لیکن وہاں پہ جا کر اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بھی ان جیسا بن جاتا ہے اور عام لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ پورا ایک سسٹم کا مسئلہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر بڑی گہرائی میں دیکھا جائے تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ڈائناسٹک پولیٹکس یا موروثی سیاست نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے کیسینو اکانومی کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو پھیلا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں